Guys, welcome back to my channel. Please press the bell icon and subscribe my channel so you get the notification. So today we are going to discuss about the endocytic pathway. अभी हमने लास्ट जो हमने पढ़ा था साइटोसोलिक पाथवे, आज हम पढ़ेंगे एंडोसाइटिक पाथवे। तो हमारा जो एंडोसाइटिक पाथवे है उसके बारे में पढ़ने से पहले मतलब थोड़ा सा डिटेल नहीं जाएंगे ज़्यादा, इसके थोड़ा सा जाते हैं कि अब हमारा एंटीजेनिक पेप्टाइड के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हमारा एंटीजेनिक पेप्टाइड प्रेजेंट कैसे होगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि वो क्लास 1 MSC के साथ जाके बाइंड करेगा या फिर क्लास 2 MSC के साथ जाके बाइंड करेगा। भाई हमने साइटोसोलिक में पढ़ा क्लास 1 MSC के साथ जाके बाइंड कर रहा है, लेकिन आप लोगों के माइंड में ये चीज़ नहीं आई कि हमारे तो क्लास 2 MSC भी होता है, क्लास 3 MSC भी होता है। जबकि ठीक है, क्लास 3 MSC हमारा किसी के साथ ज़्यादा बाइंड नहीं करता, तो क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल तो हमारा करता है ना। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि हमारा एंटीजेनिक पेप्टाइड क्लास 1 MSC के साथ बाइंड करेगा या फिर क्लास 2 MSC के साथ? वो ऐसे डिसाइड होगा कि जो हमारा एंटीजेनिक पेप्टाइड है वो कैसे एंट्री कर रहा है सेल में, एक्सोजीनियस से कर रहा है या फिर एंडोजीनियस से कर रहा है। अगर वो एंडोजीनियसली एंट्री कर रहा है तो उस पर क्लास 1 MSC वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो बाइंड करेंगे, लेकिन अगर उसकी एंट्री एक्सोजीनियस है तो उस पर हमारे क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यही एक्सोजीनस एंटीजेंस और एंडोसाइटिक पाथवे कि हमारा कैसे वो क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल के साथ जाके बाइंड करेगा। क्लास 1 के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो अब हमारा जो मोस्ट ऑफ द एपीसीज जो होते हैं हमारे, ये जो हमारे एपीसीज क्या है, हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो ये हमारे फेगोसाइटोसिस से भी जो है प्रोसेस हो सकते हैं, एंडोसाइटोसिस से भी प्रोसेस हो सकते हैं, या फिर दोनों तरीके से। तो मोस्ट ऑफ द एपीसीज को यही देखा गया कि वो हमारे ना फेगोसिटिक नहीं होते, वो मोस्टली एंडोसिटिक ही होते हैं। मतलब वो अगर फेगोसिटिक भी होंगे तो वो पुअरली फेगोसिटिक होते हैं, इसलिए जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में देखा गया है कि वो हमारा एंडोसाइटिक पाथवे जो है वो वही फॉलो करते हैं। तो अब सबसे पहले हम प्रोसेस पे आ रहे हैं। अब हम तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेप्टाइड्स जनरेशन कि कैसे हमारे पेप्टाइड्स जनरेट होंगे क्लास 2 पे बाइंड करने के लिए। अब जैसे ही हमारे वो एंडोसाइटिक वेसिकल्स में एंटर करते हैं, हमारे पेप्टाइड्स एंडोसाइटिक वेसिकल्स में एंटर करेंगे, तो उसके बाद वो क्या होंगे, वो हमारे पेप्टाइड्स में डिग्रेड होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। पेप्टाइड्स में डिग्रेड होना स्टार्ट हो गए, ठीक है, एंडोसाइटिक प्रोसेसिंग पाथवे में वो एंटर कर गए, पेप्टाइड्स में डिग्रेड होना उन्होंने स्टार्ट किया। तो अब ये नहीं कि जैसे ही वो एंटर करे हमारे एंडोसाइटिक वेसिकल में तभी वो जो है हमारे वो क्लास 2 के साथ बाइंड कर जाएंगे, नहीं। उनको कम से कम 1 to 3 आवर्स लग जाते हैं इस चीज़ को मतलब पूरा प्रोसेस करने में कि हाँ उन्हें क्लास 2 के साथ जो है वो बाइंड करना है। तो इस पूरे प्रोसेस में उन्हें 1 to 3 आवर्स लग जाते हैं। तो अब इस 1 to 3 आवर्स में होता क्या है, हमारा जो एंडोसाइटिक पाथवे है वो 3 कंपार्टमेंट्स जो है मेजरली कंटेन करता है। सबसे पहला होता है हमारा अर्ली एंडोजोम, सेकेंड है हमारा लेट एंडोजोम और एंडोजाइम्स भी हम बोल देते हैं, थर्ड है हमारा लाइसोजोम्स। अब हम जैसे जैसे इन एंडोजोम्स में मूव करेंगे, सबसे पहले हमारा जो एंटीजेनिक पेप्टाइड है वो अर्ली में आएगा, तो वो पीएच फेस करेगा हमारा 6 से 6.5। लेकिन जैसे ही वो सेकेंड कंपार्टमेंट में मूव करा तो पीएच जो है हमारा वो डिक्रीज कर जाएगा, वो हो जाएगा हमारा pH 5 से pH 6। फिर जब वो थर्ड में मूव करा तो पीएच और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 4.5 से 5। तो मतलब वो जैसे जैसे मूव करेगा कंपार्टमेंट से वो ज़्यादा एसिडिटी जो है वो फेस करने लग जाएगा कि एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ रहा है कंपार्टमेंट्स का। तो इस वजह से क्या होगा कि वो डिग्रेड होगा, डिग्रेड होगा तो वो हमारे ऑलिगोपेप्टाइड्स बनाएगा जिनमें हमारे 13 से 18 रेसिड्यूज होंगे। क्लास 1 MSC के साथ जो हमारे पेप्टाइड्स बाइंड करते हैं वो कितने के होते हैं, हमारे 8 से 10 रेसिड्यूज के। लेकिन ये कितना होगा हमारा 10 से 18, क्योंकि इतना रेसिड्यू वाला जो है वो मतलब इतने जिसमें मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजीली हमारे क्लास 2 के साथ जो बाइंड कर सकता है। इसलिए हमारे कंपार्टमेंट्स इनको ऑलिगोपेप्टाइड्स में ब्रेक करा देते हैं कि वो 13 से 18 रेसिड्यूज की चेन में जो है वो बन जाए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसिंग होगी इसको हम इनहिबिट भी कर सकते हैं। मतलब सपोज करो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा एंटीजेनिक पेप्टाइड्स बन गए, तो हम उनको इनहिबिट कैसे करेंगे, हम उनको इनहिबिट कर सकते हैं केमिकल एजेंट्स डाल के। मतलब इन कंपार्टमेंट्स में हम केमिकल एजेंट्स डाल देंगे जिसकी वजह से हमारा पीएच जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पेप्टाइड्स नहीं प्रॉपर बन पाएंगे, तो फिर वो हमारे बाइंड भी नहीं कर पाएंगे। और या फिर हम प्रोटीज इनहिबिटर को जो है वो भी डाल सकते हैं जिससे हमारे पेप्टाइड्स ना बने।
अब भाई हमारे पेप्टाइड्स तो बन गए, लेकिन क्लास 2 हमारा प्रेजेंट नहीं है उन वेसिकल्स में जहाँ हमारे पेप्टाइड्स बने। एंडोसाइटिक वेसिकल जो है हमारी, वहाँ पे हमारा क्लास 2 नहीं प्रेजेंट। अब उसका हम ट्रांसपोर्ट कराएंगे। तो ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करते हैं? हमारे इनवेरिएंट चेन्स होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं कि क्लास 2 एमएससी जो है हमारे वो एंडोसाइटिक वेसिकल्स तक जो है वो पहुंच सके और अपने पेप्टाइड्स पे जो है वो लग सके। अब जो हमारे एपीसी हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये हमारे क्लास 1 को भी एक्सप्रेस कराते हैं, क्लास 2 को भी एक्सप्रेस कराते हैं, जैसे कि हम सबको पता है। तो इस चीज़ को इनहिबिट करने के लिए कि कहीं क्लास 1 ना एग्जिट कर जाए या क्लास 2 एग्जिट ना कर जाए, तो उस चीज़ के लिए हमारा जो है इनवेरिएंट चेन्स जो है वो फंक्शन करती है कि वो क्लास 2 एमएससीज को जो है वही एग्जिट करे, कोई क्लास 1 वाला ना लग जाए। तो इस तरीके से वो पूरा ध्यान रखती है कि सिर्फ जो ज़रूरत है वही आ सके। प्रॉपर मैकेनिज्म होता है इसके लिए भी। तो जो हमारे क्लास 2 आरईआर में सिंथेसाइज्ड हुए, तो उस टाइम पे हमारे 3 पेयर जो है क्लास 2 अल्फा बीटा के, वो एसोसिएट हो जाते हैं इनवेरिएंट चेन के साथ। जो हमारा इनवेरिएंट चेन, वहाँ पे एक ट्रिमर प्रोटीन प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, दैट इज आर LICD74। इसके साथ जाके हमारे क्लास 2 अल्फा बीटा जो है वो सिंथेसाइज्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो एंटीजेनिक पेप्टाइड क्लास 1 के होंगे वो क्लास 1 इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे क्लास 1 है, क्योंकि उन पे हमारे कोई भी इनवेरिएंट चेन नहीं होंगे। जबकि क्लास 2 वाले इनवेरिएंट चेन के साथ प्रेजेंट होंगे तो वो अलग रिकॉग्नाइज होंगे। ठीक है, इतना समझ आया कि जब वो सिंथेसाइज होंगे आरईआर में, तभी जो है वो हमारे इनवेरिएंट चेन जो हमारा प्री असेंबल्ड ट्रिमर प्रोटीन है उसके साथ जाके जो है वो एसोसिएट हो जाते हैं, जिससे कि वो अलग से रिकॉग्नाइज हो सके। अब हमारी इनवेरिएंट चेन असल में है क्या? ये हमारी कुछ नहीं है, ये हमारी पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है क्लास सेकेंड की, जो कि मतलब इंटरेक्ट करती है हमारे क्लास सेकेंड को, कि वो हमारे एंडोजीनियसली जो ड्राइव पेप्टाइड्स हैं उनके साथ ना बाइंड कर जाए, इसलिए वो जो है उनको अपने साथ बाइंड करा लेती है। ठीक है, ये हमारी फोल्डिंग में हेल्प कराएगी अल्फा बीटा चेन्स की, मतलब जो क्लास सेकेंड के अल्फा बीटा चेन्स है उनकी फोल्डिंग में हेल्प कराएगी, उनको एग्जिट कराने में हेल्प करेगी आरईआर से, और उनके कुछ सॉर्ट ऑफ सिग्नल्स जो है उनके टेल पे प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें गोल्जी से एंडोसाइटिक कंपार्टमेंट तक जो है वो ले जाते हैं। तो इस तरीके से इनवेरिएंट चेन जो है वो हेल्प कराती है क्लास सेकेंड की। अब एमएससी भी जो है हमारा वो पहुंच गया क्लास सेकेंड, मतलब क्लास सेकेंड एमएससी मॉलिक्यूल पहुंच गया, पेप्टाइड्स जनरेट हो गए। अब उनकी असेंबली कैसे होगी, कि वो कैसे असेंबल करेंगे हमारे एक दूसरे के साथ, वो जो है हम वो पढ़ते हैं। अब हमारा किसकी हेल्प से होगा ये कि हमारा क्लास सेकेंड एमएससी मॉलिक्यूल असेंबल हो सके? वो किसकी हेल्प से होगा? हमारे क्लिप। क्लिप क्या है? हमारी क्लास सेकेंड एसोसिएटेड इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड। अब जैसे जैसे हमारी प्रोटीलिटिक कैविटी, मतलब जैसे जैसे हमारे पेप्टाइड्स जो है वो मूव करेंगे एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारी प्रोटीलिटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे इनवेरिएंट चेन डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लिप। मतलब कि ये जब डिग्रेड करेंगे तो वो एक क्लिप बना लेते हैं, मतलब उस शॉर्ट फ्रेगमेंट को हम क्लिप बोल देते हैं। ये क्लिप क्या करेगी? ये हमारे उसके साथ क्लास सेकेंड एमएससी के साथ साथ ही रहेगी जब तक जो है उसके पास एंटीजेनिक पेप्टाइड ना आ जाए। मतलब उसको प्रिवेंट करते हैं कि वो कहीं प्री मैच्योर जो हमारा एंटीजेनिक पेप्टाइड है उसके साथ ना जो है वो लग जाए। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हमारा क्लिप जो है वो हमारे उस पे वहीं प्रेजेंट रहता है क्लास सेकेंड पे। तो अब इस चीज़ को हटाने के लिए, जब हमें एंटीजेनिक पेप्टाइड्स मिल गए, उस चीज़ को हटाने के लिए कि हाँ हमारा एंटीजेनिक पेप्टाइड अब सही है, उस चीज़ को हटाने के लिए हमें HLA-DM की रिक्वायरमेंट होती है। HLA-DM क्या करेगा? ये हमारा क्लिप का एक्सचेंज कराएगा एंटीजेनिक पेप्टाइड्स के साथ। ठीक है, जब हमारा मेच्योर एंटीजेनिक पेप्टाइड आ गया तो क्लिप हमारा हट जाएगा। वो किसकी वजह से हटेगा? कि हमारा एक HLA-DM होता है, वो जो है इस चीज़ को एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। अब ये जो हमारे HLA-DM है, ये मोस्टली हमने माउस और रैबिट्स में देखे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे वो इनमें पाए जाते हैं, माउस और रैबिट्स में। तो ये क्या करते हैं HLA-DM? हमारे HLA-DM के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बाद में, लेकिन एक हमारा इनिबिटर भी होता है इनका, डैट इज आर HLA-DO। ये क्या करेगा? ये हमारे एक्सचेंज नहीं कराएगा रिएक्शंस को, मतलब कि ये जो हमारी रिएक्शन एक्सचेंज होनी है क्लिप और एंटीजेनिक पेप्टाइड जो एक दूसरे से एक्सचेंज होने हैं, उसको ये इनिबिट करेगा कि वो ना हो हमारे एक्सचेंज। तो ये उस चीज़ को जो है वो करता है। क्लिप मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि ये हमारा मॉलिक्यूल है, इनवेरिएंट चेन के बाद ये जो हमारा ये प्रेजेंट रहता है
वहाँ पे जहाँ पे हमारे एंटीजेनिक पेप्टाइड्स लगने हैं, जिससे कि कोई प्रीमेच्योर बाइंडिंग ना हो। तो HLA-DM भी हमारा एक हेट्रोडाइमर है, अल्फा बीटा चेन्स का ये बना होता है। ना तो ये पॉलीमॉर्फिक है, ना ही ये हमारे सेल मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस होता। तो ये पाया कहाँ जाता है, ये हमारे विद इन दी कंपार्टमेंट ही होता है। मतलब जो हमारे कंपार्टमेंट्स हैं, मैंने बताया था ना एंडोसाइटिक वेसिकल के 3 कंपार्टमेंट है, तो ये उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी जो अल्फा और बीटा चेन्स है वो कहाँ पाई जाती है, मोस्टली टैप और LMP के नियर जो है ये पाई जाती है। टैप के बारे में हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये इनके नियर जो है वो पाई जाती है। तो इस तरीके से वो एक्सचेंज होगा, HLA-DM की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से पूरी असेंबली होती है कि सबसे पहले तो हमारे इन्वेरिएंट चेन डिग्रेड करे, उस डिग्रेड शॉर्ट फ्रेगमेंट्स को हमने क्लिप बोल दिया। क्लिप ने ऑक्यूपाई करी वो जगह जहाँ पे एंटीजेनिक पेप्टाइड्स लगने हैं, जिससे कि कोई प्रीमेच्योर बाइंडिंग ना हो पाए। जब वो उसे मिल जाएगा एंटीजेनिक पेप्टाइड, तो वो HLA-DM आएगा और वो उनका एक्सचेंज कराएगा क्लिप और एंटीजेनिक पेप्टाइड्स का। लेकिन इस चीज़ को रोक भी सकता है हमारा, वो कौन है, HLA-DO। तो इस तरीके से पूरा जो है हमारा, जब वो क्लास सेकेंड पे लग गया हमारा एंटीजेनिक पेप्टाइड, HLA-DO का फंक्शन नहीं हुआ, HLA-DM ने अपना प्रॉपर फंक्शन करा, तो वो एसोसिएट हो गए हमारे एंटीजेनिक पेप्टाइड और क्लास सेकेंड। तो अब जो है हमारी वो सेल सरफेस पे जाके अपने आप को प्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से था हमारा ये पाथवे, that is our endocytic pathway. That's it. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.